हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण की 1 से लेकर के 26 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इन सारे चैप्टर्स का, इन सारे सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर्स का आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप सभी जाकर के और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु एक दूसरे से आकर्षित करती है या पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो इन कंडीशन में जो लगने वाला बल होता है उन्हीं को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि जिस बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग जी से सूचित करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे जो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर G इंटू mn इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि F का मतलब है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, G का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक, mn का मतलब है वस्तु का भार और r स्क्वायर का मतलब है उनका दूरी। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। तो आपको पता है कि जो F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर का, और जैसे ही आप इसके दूरी को आधा करेंगे, कहने का मतलब है कि आप 1/2 करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो जो F आएगा वो 4 के बराबर आएगा, यानी जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सीधे 4 गुना में बदल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। यानी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को क्या करते हैं, बल लगाते हैं, एक दूसरे पे बल लगता है और वो गुरुत्वीय बल लगता है। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो बल लगेगा वो बराबर लगेगा, और ऐसा इसलिए लगेगा कि आपने न्यूटन के तीसरे नियम को पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया होता है। यानी जितना आप बल लगाएंगे, यानी जितना यहाँ पे पृथ्वी बल लगाएगा उतना ही बल यहाँ पे चंद्रमा लगाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुक्त पतन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं को गिरने की जो पद्धति होती है या गिरने की जो गति होती है उसी को हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें कि मुक्त पतन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इस ऊंचाई पर कोई वस्तु को रखी गई है और ये आपका पृथ्वी है। यहाँ से जब इसको गिराया जाता है तो इस पर कोई भी बल या कोई भी प्रतिरोध काम ना करे, इसी को मुक्त पतन कहते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा यहाँ पे हवा क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये मुक्त पतन नहीं हो पाता है। और इनमें क्या होता है, गिरने की जो क्रिया होती है वो भिन्न भिन्न होने लगती है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि आप पत्थर को गिराइए और एक कागज को गिराइए, तो कागज क्या होगा,
लेट से गिरेगा और पत्थर जल्दी गिर जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, तो आप इस चीज को समझे होंगे मुक्त पतन को, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु का गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान महत्तम होता है या न्यूनतम। तो आप सभी को पता होगा कि ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वह कौन सा स्थान है जहां पर g का मान न्यूनतम होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है। तो कमानीदार तुला से किसी भी वस्तु का आप भार माप सकते हैं, उसका वजन माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। तो इसके पीछे का रीजन है कि कागज के शीट को जब मरोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जबकि बिना मरोड़े कागज का जो शीट है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। और इसी वजह से जो कम क्षेत्रफल घेरता है या उसका क्षेत्रफल कम होता है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है वो तेजी से नहीं गिरता है, वो धीमी गति से गिरता है। और यही चीज यहाँ पे कागज के शीट और मरोड़ी गई शीट पर इस्तेमाल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण में जो संबंध आता है वो W बराबर mg आता है, यानी वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। एक पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 न्यूटन। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका द्रव्यमान दिया है, m का वैल्यू 40 kg, ठीक है, और g का वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा था W बराबर mg, यानी m का वैल्यू कितना है 40 किलो और g का वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये W बराबर क्या आ जाएगा 400 न्यूटन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि पिंड का जो द्रव्यमान रहेगा वो अचर रहेगा, किंतु उसका भार बढ़ता घटता रहेगा। जैसे कहने का मतलब पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 5 kg का है तो ऊपर ये 5 kg का ही रहेगा, लेकिन उनके भार में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ये 5 kg के बराबर था, लेकिन यहाँ पे इसका 5 kg था, वो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 गुना बढ़ जाता है या उसका 1/6 गुना हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दाब क्या है। दाब का SI मात्रक को लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे बल को प्रणोद कहते हैं, और प्रणोद का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसको थोड़ा सा अगर हम समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास कोई वस्तु है और इसके ऊपर से जो भी बल लगता है या लगने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग प्रणोद कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों कट जाता है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पे बहुत कम क्षेत्रफल होता है और बहुत कम क्षेत्रफल होने के कारण कैंची है तेज धार वाली जो कैंची है वो कपड़ा को आसानी से काट देता है। अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ऐसा इसलिए होता है कि गाड़ी का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और टायर पर कम दाब पड़े। आप इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। आप ऐसे देखिए यहाँ पे टायर है, मान लीजिए सिंगल टायर है या पतला टायर है, जब इस पे किसी वस्तु का वजन पड़ेगा तो इतना ही क्षेत्रफल पर ये दाब लगेगा ना, और जैसे ही इसकी क्षेत्रफल को ऐसे बढ़ा दिया जाए यानी इसको चौड़ा कर दिया जाए तो अब इतना दूर में इसका क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। तो जब ज्यादा क्षेत्रफल पर ज्यादा एरिया पर जब क्षेत्रफल लगेगा तो ये टायर क्या होगा, टायर पर दाब कम पड़ेगा और टायर फटेगा भी नहीं। यही कंडीशन है कि गाड़ी के जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े बनाए जाते हैं ताकि जल्दी से टायर खराब ना हो, जल्दी से टायर फटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ये पिंड के भार के बराबर होता है। ये पिंड के भार के क्या होता है, बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल ऊपर दिशा में कार्य करता है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे पानी भरा हुआ है और किसी चीज को जैसे ही आप ऊपर डालते हैं तो ये उत्प्लावन बल क्या करता है, इसको तैरने पर मजबूर कर देता है और ये क्या करता है, पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। और ये पानी में तैरना कहाँ स्टार्ट करता है, तो ये पानी के ऊपरी सतह पर, यानी ये नीचे न जा करके ऊपर ही तैर रहा है और यही काम करता है उत्प्लावन बल, ये हमेशा ऊपर के दिशा में कार्य करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगे उत्प्लावन बल नीचे के ओर लगे गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः यही कारण है कि जो गुटका है यह पानी के सतह पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हों और उनके भारों की हानियां समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा। तो उत्तर में हमने लिखा है कि समान भी हो सकता है, यानी बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इस चीज को आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा कंटेनर है और इसमें आप दो पिंड को डाल दिए, दोनों के पिंड का जो द्रव्यमान है वो 5 kg का है, लेकिन इनका जो आकार है उसमें आप देखिए इनका जो आयतन है उसमें देखिए तो इसका कुछ है और इसका कुछ है, तो या तो इसके बराबर हो सकते हैं या इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे आपको समझाया और बताया भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है। तो किसी भी पदार्थ के जो घनत्व अपेक्षिक घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तु के घनत्व और पानी के घनत्व के क्या होते हैं, बटा में होते हैं या प्रोपोर्शनली होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि द्रव की उत्प्लावकता के 2 उपयोगों का उल्लेख करें। तो हमने लिखा भी है कि द्रव की उत्प्लावकता, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, द्रव की उत्प्लावकता के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं।
फर्स्ट उपयोग यह है कि मनुष्य इसे पानी में तैरने के रूप में उपयोग करता है, और सेकंड ये है कि पनडुब्बी या जहाज है जो पानी में पलवन के लिए यही उत्प्लावक बल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ये कहता है कि पास्कल का नियम क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, पास्कल का नियम कहलाता है। यानी पास्कल का वो नियम वह है कि आप किसी भी द्रव में, या कह सकते हैं किसी भी कंटेनर में, जैसे ही आप इसमें पूरा चारों तरफ जल भरा हुआ है, तो इस पे जैसे ही आप प्रेशर डालते हैं तो इनमें सभी दिशाओं पर क्या होता है, समान दाब लगता है। यही पास्कल का नियम कहलाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।